हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 56 से पहले जो क्वेश्चंस दिए वो कवर कर लिए थे। पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, अभी भी जिनको ये वीडियो रिकमेंड किया है यूट्यूब ने, आप गलती से यहाँ तक पहुँच गए, क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ इस चैनल पर बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 10 का पूरा सिलेबस बहुत ही डिटेल में मिलेगा। हर एक चैप्टर को मैं यहाँ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। शायद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बच्चों इग्नोर कर रहे हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करें। सब कुछ कहाँ मिलेगा, हर एक चैप्टर का लिंक कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक कहाँ मिलेगा, सबका प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा, कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करें। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पर क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। फिर भी जिन बच्चों को लिंक नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर कहाँ से पढ़ें, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन कहाँ से देखें, एनसीईआरटी कहाँ से देखें, तो 7503644171 पे आप व्हाट्सअप करिए तो आपको यहाँ से लिंक सेंड कर दिया जाएगा। वैसे तो आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, पिन कमेंट आप चेक करेंगे। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया है, अब ओल्ड स्टूडेंट्स को तो सब कुछ पता है कैसे चल रहा है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स will give displacement reaction। अब बच्चों देखिए, नीचे दिए गए पेयर में से कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। बहुत सारे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत इजी है। जो मेटल ऊपर आ रहा होगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या करेगा, वो अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे, जैसे जैसे आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे जाते आते हो, मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती आती है, ठीक है। तो बहुत इजी बच्चों ये क्वेश्चन है, ध्यान से करिए। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, उसमें अपने कॉपर का मेटल डाला, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सोडियम, देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली पानी के साथ मिला के बनाया गया होगा। इसमें आपने कॉपर का पीस डाला, तो क्या रिएक्शन होगी, जवाब है नहीं, क्योंकि ध्यान से करो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर तो ध्यान से करो ना, कॉपर नीचे आता है और सोडियम ऊपर आता है, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। कॉपर कम रिएक्टिव है किससे, सोडियम से। तो कॉपर अगर कम रिएक्टिव है तो कॉपर सोडियम के सॉल्ट सॉल्यूशन में से, यानी कि सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, एल्युमिनियम का टुकड़ा आपने इसमें डाला। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2 एक्वा सॉल्यूशन। इसमें आपने क्या डाला, एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम जो आप इसमें डालोगे मैग्नीशियम क्लोराइड में, ठीक है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। एल्युमिनियम जो होता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम आपका मैग्नीशियम से नीचे आता है, चेक करो, मैग्नीशियम के नीचे एल्युमिनियम आता है, ठीक। तो एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो एल्युमिनियम भी मैग्नीशियम क्लोराइड में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विद सिल्वर मेटल। अब बच्चों सिल्वर तो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, चेक करो, सबसे नीचे आता है गोल्ड के ऊपर, कहीं ना कहीं प्लेटिनम के आसपास, गोल्ड प्लेटिनम के आसपास, ठीक है ना। ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप फेरस सल्फेट लोगे, FeSO4 एक्वा सॉल्यूशन, और इसमें अगर आप सिल्वर डालोगे, सिल्वर मतलब Ag, तो कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। चेक करो, सिल्वर यहाँ है और आयरन ऊपर आ रहा है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, या सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा आपका। सिल्वर नाइट्रेट है यहाँ पर, ध्यान से चेक करो, AgNO3 एक्वा सॉल्यूशन है, और इस एक्वा सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट में आपने, वैसे सिल्वर तो बच्चों वैसे ही सबसे नीचे आ रहा है लगभग, तो कोई भी मेटल लोगे इसके ऊपर वाला, तो सिल्वर सॉल्यूशन में से सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप कॉपर लगाते हो, ठीक है, रिएक्शन आपको नहीं पूछी गई, बट कॉपर सॉलिड यहाँ पे आपने लगाया, तो यहाँ से सिल्वर बच्चों आपका फ्री हो जाएगा, और साथ में मिलेगा आपको कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, यानी कि CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपको एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि कॉपर पे होता है 2+ हमको पता है, ठीक है, और NO3 पे होता है -1, इसलिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया, CO2 इधर चला गया है ना नीचे इसके, तो CuNO3 होल ट्वाइस। सही है, ये रिएक्शन आपको लिख के नहीं दिखाना, बट यहाँ पर रिएक्शन होगी। वाई, बिकॉज कॉपर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, दैट्स वाई कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। अब देखिए, फ्राइंग पैन है कोई जिसमें आप कुछ फ्राई वाई करते हो, ठीक है, तो सपोज दाल वाल फ्राई कर रहे हो आप उसमें, तो आयरन का पैन है बच्चों, आयरन का। अब उसमें रस्टिंग हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है ना। आयरन का पैन है, तो आयरन क्या करेगा, आयरन को अगर कहीं से बच्चों क्या मिला, आयरन को अगर ऑक्सीजन मिला और वाटर मिला, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, एयर से, और वाटर कहाँ से मिलेगा, मॉइस्चर से, एयर में जो मॉइस्चर होगा, ठीक है, तो वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रस्टिंग कर लेता है। रस्टिंग का फॉर्मूला Fe2O3.XS2O होता है। बहरहाल ये सब फॉर्मूला याद आपको नहीं करना है, मतलब याद तो करना ही है, एक जगह हमने आपको लिखवाया भी था, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर का फ्लफी सब्सटेंस होता है, ऐसा ब्राउन कलर कुछ ना कुछ निकलने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। ये रस्टिंग हो गई,
अब तो आपका फ्राइंग पैन खराब हो जाएगा इस तरीके से अगर वो एयर में एक्सपोज रहेगा। तो क्या करिए आप इस आयरन के ऊपर कुछ ना कुछ लगा दीजिए। तो क्या लगाएंगे जरा ध्यान से चेक करो, आओ देखते हैं ऑप्शन दिए हुए। अप्लाइंग ग्रीस, बच्चों क्या ग्रीस लगा सकते हो फ्राइंग, मतलब अगर हमारा आयरन का कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसका यूज़ हम फ्राई वाई करने में नहीं करते हैं और उसको हम ज़्यादा टच वच भी नहीं करते, तो उस पर तो हम ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है ना। ग्रीस आप समझते हो ना, ग्रीस नहीं समझते हो आप, साइकिल वाइकिल में कभी जाते हो अपना, जब चेन में थोड़ा सा टाइट चलने लगता है तो ग्रीसिंग करता है, कभी कभी ऑयलिंग भी करता है, कभी कभी उस पर ग्रीस लगाता है, ठीक है ना। तो वो लुब्रिकेंट होता है एक तरीके से, और ग्रीस जो है आयरन को रस्टिंग से भी प्रिवेंट करता है उसके, बिकॉज आयरन लेयर के ऊपर जब आप देखिए ये आयरन का है पीस और इसके ऊपर आपने ग्रीस लगा दिया ऐसे, ठीक। तो ग्रीस क्या करेगा, ये ग्रीस के जो पार्टिकल्स हैं ये ऑक्सीजन और वाटर के पार्टिकल्स को आयरन के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट नहीं आने देंगे, सही है, तो रस्टिंग नहीं होगी। बट बच्चों प्रॉब्लम ये है कि ग्रीस अगर आप लगा दोगे तो फ्राई पैन है भैया, ये जाके आप गर्म करोगे उसको, मेल्ट हो जाएगा ग्रीस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है ना, मेल्ट हो जाएगा तो आपके खाने में चला जाएगा जो कि टॉक्सिक होगा, जहरीला होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो ग्रीस तो अप्लाई कर नहीं सकते हो। उसके बाद पेंट भी नहीं अप्लाई कर सकते हो आप, है ना। कोई पेंटेड चीज़ हो, देखिए आप कोई पेंटेड ऑब्जेक्ट हो आयरन का, उसको ले आके गैस पे आप गैस के बर्नर पे गर्म करिए, मेल्ट हो जाएगा पेंट भी, तो इतना तो कॉमन सेंस है, पेंट भी यूज़ नहीं कर सकते हो। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, बच्चों क्या जिंक का हम कोटिंग यूज़ कर सकते हैं। अब जिंक का कोटिंग जब हम यूज़ करते थे, कर सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे कर सकते हैं। देखो बच्चों जिंक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, सुनिए। जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर कैसे करी जाती है, याद करिए। जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर इस तरीके से करी जाती है बच्चों, यहाँ पर मोल्टन जिंक ले लिया जाता है। मोल्टन जिंक, सर मोल्टन जिंक क्या होता है, देखिए जिंक को लिया जाता है और जिंक का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 419 के आसपास होता है, ठीक है। जिंक का जो एमपी होता है, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 419 डिग्री सेल्सियस के 420 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। 420 डिग्री 420 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, करेक्ट, बात समझ में कि नहीं। ओके, तो मोल्टन जिंक ले लो आप। जिंक को लिया, बहुत हाई टेम्परेचर पे पहले गर्म कर दिया, ठीक है। अब जब इसको जिंक को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया तो बच्चों ये मेल्ट हो जाएगा, चेक करो, जिंक के मेटालिक बॉन्ड टूट जाएंगे, मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो ये देखिए कंटेनर है हमारे पास, इसमें जिंक भरा हुआ है, ये देखिए जिंक लिक्विड के फॉर्म में आ गया। जिंक को बहुत गर्म करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ ही जाएगा, मोल्टन स्टेट में, लिक्विड फॉर्म, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, मोल्टन जिंक। अब क्या करना है बच्चों, इसमें आयरन का ऑब्जेक्ट लीजिए, ये आयरन का ऑब्जेक्ट लिया, फ्राई पैन है सपोज, वैसे तो ये सीडी, फ्राई पैन उठाइए, इसमें ऐसा डाल दिया, फ्राई पैन डाल के और इसको निकाल लिया। अब क्या होगा, आयरन के ऊपर एक जिंक का लेयर आ जाएगा, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पे। धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो इस आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का लेयर आ जाएगा, जिंक की एक परत आ जाएगी, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, क्लास में पढ़ाया भी हुआ है, ठीक। चलो अभी क्या बताओ बच्चों, ये रहा आयरन का ऑब्जेक्ट और आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आ गई, जिंक की एक पतली सी लेयर आ गई, सही है। अब जब बच्चों ये एयर में एक्सपोज रहेगा, ये फ्राई पैन है आपका, ठीक है, ये एयर में एक्सपोज रहेगा तो एयर से जो ऑक्सीजन आएगी या एयर से जो वाटर आएगा, करेक्ट, तो वो किससे कांटेक्ट करेंगे, जिंक से, क्योंकि ऊपर तो जिंक के एटम्स है ना, आयरन के एटम्स तो अंदर है कवर, तो जिंक के एटम से रिएक्शन करेगा ये ऑक्सीजन और जिंक के ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। जिंक के ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा ऊपर, और जिंक के ऑक्साइड का जब ऊपर लेयर आ जाएगा तो फर्दर जिंक जो अंदर बचा हुआ जिंक उसको भी सुरक्षित करेगा, और आयरन के एटम तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, यानी कि ना तो वाटर के पार्टिकल पहुंच सकते हैं ना तो ऑक्सीजन के। इस तरीके से आयरन आपका यहाँ पर सुरक्षित रहेगा और उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा, बात समझ में ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। और एक और फायदा है, देखो मैंने आपको बताया कि जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है 420 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 419 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो जब आप खाना बनाओगे, ठीक है, आपका वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, ठीक है। तो खाना आप कितने पे बना लोगे भाई, 150, 200, 300 डिग्री सेल्सियस पे, 400 डिग्री सेल्सियस पे खाना थोड़ी ना बनाओगे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर जिंक अगर मेल्ट हो गया तो वही खाना बनाते टाइम जिंक ही अगर मेल्ट हो गया तो आयरन के ऊपर जो आपने कोटिंग कर दी है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू, नहीं ऐसा नहीं है। आप खाना बनाते हो 200 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस तक, बस, और कितने में खाना बनाते हो, ठीक है। तो कभी टेम्परेचर 420 पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले आपका खाना बन जाएगा, ठीक है ना। जो भी आप फ्राई वाई कर रहे हो फट से फ्राई कर लोगे, फिर फ्राई पैन हटा दोगे वहाँ से आप, तो जिंक मेल्ट नहीं करेगा, उसके लिए ना परेशान हुआ, टेम्परेचर इतना पहुँचेगा ही नहीं। तो बहरहाल यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों ध्यान से चेक करो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक कंपाउंड हमें ऐसा मिलेगा, मतलब कोई एलिमेंट है, कह रहा है कि भाई कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट क्या करता है, किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, और यहाँ पर आपको एक कंपाउंड मिलेगा। अब जो भी कंपाउंड है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो भी कंपाउंड होगा इसका
हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, यहां से क्लू आपको मिल गया, सॉल्युबल इन वाटर भी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, प्लस ये जो भी कंपाउंड बनेगा ये क्या आपका सॉल्युबल इन वाटर भी है। ओके, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। अब देखिए क्लास में हमने पढ़ा हुआ है ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो जवाब है आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों। यानी कि ये जो भी कंपाउंड बनेगा ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हमको पता है ना, जैसे कि देखिए बच्चों एग्जांपल देखिए, आयनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है ना, और ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि Na पे होता है प्लस और Cl पे होता है माइनस, और वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है चेक करिए, कई बार आपको बताया है, वाटर पे होता है O पे होता है माइनस और H पे होता है प्लस। ये प्लस वाला एंड माइनस को खींचता है, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस ट्रैक करते हैं। जैसे हम NaCl को उठा के पानी में डालते हैं तो H2O का प्लस वाला पार्ट Cl माइनस को खींचता है, Na प्लस वाला पार्ट O माइनस को। तो जब ये इसको ऐसा खींचता है तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है तो अपने ये आयनिक फॉर्म में वाटर के साथ सॉल्यूशन बना देता है, ये हमने आपको बताया है, ठीक है ना। तो बहरहाल अब आपको बच्चों ये ढूंढना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन, ठीक है, इन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ आयनिक कंपाउंड बनाएगा, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। अब सुनो जरा, आयनिक कंपाउंड कौन बनाता था बच्चों, हमको पता था कि हम मेटल्स को लेते थे और नॉन मेटल्स को। याद करिए, जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता था, जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो आपको यहाँ पर कंपाउंड जो देखने को मिलेगा वो कैसा कंपाउंड देखने को मिलेगा, आयनिक, ठीक है, आयनिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ध्यान से सुन लीजिए। अब इसमें से सर्च करिए बच्चों मेटल कौन सा है, सुनो, कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन नॉन मेटल है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। कार्बन क्या है आपका नॉन मेटल, ग्रुप नंबर 14 में आता है ना कार्बन। और सिलिकॉन आपका मेटलॉइड है, सिलिकॉन आपका मेटलॉइड है, ठीक है ना। तो ये भी मेटल नहीं है, ये भी मेटल नहीं। अब दो मेटल बचे आपके पास, कैल्शियम भी मेटल है, कैल्शियम आता है आपका, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है, कैल्शियम भी मेटल है, और आयरन आता है आपका ट्रांजिशन मेटल्स में। बहरहाल ये सब हम डिटेल में नहीं आते हैं। कैल्शियम भी एक मेटल है, सही है, और यहाँ पर बच्चों आयरन भी क्या है, आयरन भी क्या है, एक मेटल है, करेक्ट। कैल्शियम भी एक मेटल है और आयरन भी एक मेटल है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इन दोनों में से चूज क्या करोगे, एक बात बताओ बच्चों, जरा ध्यान से चेक करो। कैल्शियम का ऑक्साइड बना लीजिए जरा, मेटल क्या है यहाँ पर, कैल्शियम हमने लिया और कैल्शियम का ऑक्साइड बनाइए, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ, नॉन मेटल, चेक करो ना, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, तो मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल से। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आयनिक कंपाउंड मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये देखिए, ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, सही है। बैलेंस करना हो तो वो सब आप लोग खुद कर लीजिएगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक। इसी तरीके से आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आयरन भी तो मेटल है और नॉन मेटल क्या है यहाँ, ऑक्सीजन। तो ये जो आयरन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको आयरन ऑक्साइड मिलेगा, Fe2O3, ठीक है ना बच्चों। ये आपको मिलेगा आयरन सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है। अब जरा ध्यान दो बच्चों, क्या आपने कभी सुना है कि ये आयरन ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, बताइए, सुना है कभी, कभी नहीं। ये नॉर्मल पानी में कहाँ सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, ये तो एसिड में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसलिए कभी आपने नहीं सुना होगा ये रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है बच्चों। तो आयरन वाला ऑप्शन भी चला गया, तो बचा क्या आपके पास, कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम जो एलिमेंट होगा आपका, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैल्शियम जो एलिमेंट है जो कि मेटल है, ठीक है, सबसे पहले ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इसको जब आप पानी में डालोगे, वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो क्या मिलता है आपको, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है ना आपको, चेक कर लो। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में डालते हैं तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसको जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस पे टिक लगाएंगे, कैल्शियम पे। तो इस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 4। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज, देखो फूड कैन्स जो होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हो, कोका कोला का जो कैन होता है, ठीक है, वो टिन से कोटेड होता है, उसके ऊपर टिन का एक कोट होता है अंदर के साइड, ठीक है ना, जहाँ पे फूड मटेरियल रखा होता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है बताइए, जिंक से क्यों नहीं बनाते हैं हम, टिन से क्यों बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन, टिन का मतलब एसएन क्या होता है, टिन, पीबी क्या होता है, लेड, ठीक है ना। एसएन क्या आपका, टिन, और पीबी क्या आपका, लेड, सही है। और जिंक ये रहा। अब आप समझ गए होंगे आंसर इसका। देखिए बच्चों, अगर कोई एसिडिक फूड है, आप मतलब जो आपका कैन है, ये देखिए,
ठीक है, इसके अंदर का कोई एसिडिक फूड है, एसिडिक फूड है, तो बताओ इस एसिडिक फूड से जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, जिंक करेगा कि टिन करेगा, बताओ। ऊपर कौन आ रहा है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर आपका जिंक आ रहा है, तो जिंक पहले रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक टिन से ज्यादा रिएक्टिव है। बात समझ में आई नहीं, टिन इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा एसिडिक फूड से, लेकिन जिंक जो है आपका एसिडिक फूड्स, एसिडिक फूड्स मतलब ऐसे फूड जिसमें एसिड प्रेजेंट हो, चाहे माइल्ड एसिड ही क्यों ना हो, तो जिंक आपका उस एसिड से रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस वहां लिबरेट होगी, प्लस साथ में जिंक का कोई कंपाउंड बनेगा जो कि जहरीला होगा। बच्चों जहरीला होने का मतलब है टॉक्सिक होगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यह है कि टिन जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करिए, टिन नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, कह रहा जिंक टिन से महंगा है, नहीं ये तो हो नहीं सकता। जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है टिन से, नहीं मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हमें चेक नहीं करना है, ठीक है, दोनों को ही मेल्टिंग पॉइंट ठीक ठाक होते हैं, इसको भी हमें नहीं चेक करना है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, क्या जिंक टिन से मोर रिएक्टिव है, हाँ ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक का कोटिंग हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो खाना रखा है वो जिंक के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कुछ ना कुछ टॉक्सिक कंपाउंड वहाँ बन जाएगा जो हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। डी ऑप्शन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, नहीं भाई जिंक लेस रिएक्टिव कहाँ है, जिंक तो टिन से क्या है, मोर रिएक्टिव है, जिंक टिन से ऊपर आ रहा है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 56, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड स्विच। इसके दो पार्ट्स हैं, पहले हम पार्ट ए करेंगे फिर पार्ट बी। पार्ट ए, हाउ कुड यू सी देम, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, हैमर गिवन है, देखो जो जो चीज़ें आपको गिवन है ना, आप उसी से सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को पहचानोगे। आपको दो सैंपल हमने दे दिए, आपको बताना है कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो क्या क्या गिवन है आपको, हैमर गिवन है और बैटरी गिवन है, बल्ब गिवन है और वायर्स गिवन है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि बैटरी, बल्ब और वायर और स्विच का यूज़ तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में होगा, इसको छोड़ो। हैमर का क्या यूज़ है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। आपके पास दो सैंपल है, ये फर्स्ट सैंपल रहा आपका, सपोज इसको हमने बोला सैंपल ए, और ये आपके पास दूसरा सैंपल है, ठीक है, ये है आपके पास सैंपल बी। तो क्या कर लीजिए आप एक आयरन का अगर हो सके तो ब्लॉक कहीं से मिल जाए, अरे जैसे रेल की पटरी नहीं होती है, रेल का ट्रैक नहीं होता, उसका पीस आपने देखा मोची जूते बनाता है जिसपे, उसको देखा होगा आपने, तो वैसा अगर कुछ मिल जाए, नहीं भी मिल रहा है तो कोई मजबूत फर्श हो उस पर, आप सैंपल ए को रखिए और हैमर से आप इसको 4 to 5 टाइम्स बीट करिए, इसको मारिए हैमर से 4 to 5 टाइम्स, और सैंपल बी को भी आप 4 to 5 टाइम्स बीट करिए, ठीक है। जो भी सैंपल आपका थिन शीट में चेंज हो जाए, यानी कि पतला सा शीट बनना शुरू हो जाए, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, मेटल, क्योंकि हमें पता है मेटल की जब हम हैमरिंग करते हैं तो मेटल थिन शीट्स में चेंज हो जाता है, पतली पतली शीट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो जो भी सैंपल आपका मैलिएबल होगा, जो थिन शीट्स में चेंज हो जाए, वो मेटल है, बचा हुआ आपका क्या है, नॉन मेटल है, सिंपल है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर कि विद द हैमर, पहले आप हैमर का यूज़ बता दीजिए कि हैमर का यूज़ करके आप कैसे दोनों सैंपल्स में से बता सकते हो कि भाई कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। विद द हैमर वी कैन हीट नहीं लिखा, वी कैन बीट लिखा है, बीट, वी कैन बीट मतलब मारेंगे हम किसको, सैंपल को। वी कैन बीट द सैंपल इफ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, अगर दिस कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, अगर उसकी थिन शीट बनना शुरू हो जाए, मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिए दैट इज इफ इट इज मैलिएबल, मतलब कि वो क्या है, मैलिएबल है। इफ it can be beaten into thin sheets then it is a metal, otherwise a non metal, तब तो वो मेटल है, नहीं तो वो नॉन मेटल है। अब बच्चों पार्ट टू का मतलब पार्ट 2 नहीं, अब बैटरी, बल्ब और वायर्स और स्विच का यूज़ करके मेटल ए और सैंपल ए और बी में आप बता सकते हो कैसे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओगे, क्या क्या गिवन है आपको ध्यान से चेक कर लीजिए। आपको गिवन है एक बैटरी, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बैटरी गिवन है, तो ये देखिए बैटरी का सिंबल है, आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है, प्लस माइनस, ये 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जब हम सीरीज में लगा देते हैं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। ये देखिए ये बैटरी आपकी, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, वायर्स, तो ये देखिए ये जो हम यहाँ से ऐसे दिखा रहे हैं क्या है, वायर्स है, ठीक है ना। और क्या गिवन है आपको, स्विच भी गिवन है ना, बल्ब भी गिवन है। तो यहाँ पर आप एक बल्ब लगा दीजिए और यहाँ पर आप एक स्विच लगा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो सैंपल है बच्चों, सैंपल ए को आप यहाँ पे रखिए ऐसे, अरे वायर तो है ही ना, वायर ऐसा यहाँ से छील के इसमें बांध दो ऐसा, और यहाँ से छील के ऐसा इसमें बांध दो, ठीक। अब क्या करो, अब स्विच अभी ऑफ था, अभी तक स्विच ऑफ था, अब हमने स्विच को ऑन किया, ये क्या आपका सैंपल ए, ठीक।
और दूसरा क्या आपका सैंपल बी हो जाएगा इसी तरीके से, ए और बी। यहाँ पर एक बार सैंपल ए को लगा के देखो, एक बार सैंपल बी को लगा के देखो, या दो सर्किट ऐसे बना लो, आपको बल्ब्स तो दिए हुए हैं, है ना, वायर्स तो दिए हुए हैं। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, जैसे आपने स्विच ऑन किया, जिस भी सैंपल को यहाँ पर लगाने से बल्ब ग्लो करेगा वो सैंपल आपका कौन सा होगा, मेटल होगा। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये बात आपको पता है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे ही मेटल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे बैटरी के थ्रू, ठीक है, तुरंत ही इसमें करंट फ्लो करेगा सर्किट में स्विच ऑन करने से, ठीक है, बात समझ में आई। तो जो भी सैंपल आपका करंट फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा सर्किट में, बल्ब ग्लो करेगा, जिस भी सैंपल को सर्किट में कनेक्ट करने से, वो सैंपल आपका क्या होगा, मेटल होगा, और बचा हुआ सैंपल आपका नॉन मेटल होगा। इसी बात को आप यहाँ लिख दीजिए। सिमिलरली वी कैन यूज द बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच टू सेट अप अ सर्किट विद द सैंपल। इफ द सैंपल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज अ मेटल, अदरवाइज अ नॉन मेटल। करता हूँ पार्ट बी। पार्ट बी, एसएस। एसएस का मतलब होता है बच्चों मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना, मूल्यांकन क्या होता है, मतलब उसके बारे में उसकी जांच करिए, थोड़ा सा पता लगाइए, ये थोड़ा सा उसका मूल्यांकन करना। आई थिंक आप समझ रहे हो। एसेस द यूजफुलनेस ऑफ, यूजफुलनेस मतलब किस तरीके से लाभदायक है, इस बात का मूल्यांकन करिए कि किस तरीके से लाभदायक है, क्या लाभदायक है, क्या फायदेमंद है आपके लिए। ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो कह रहा है कि मूल्यांकन करके बताइए कि किस तरीके से जो टेस्ट अभी आपने दोनों किया, एक तो हैमर के साथ मेलेबिलिटी चेक करी और दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के कंडक्टिविटी चेक करी। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट किस तरीके से यूजफुल हैं, क्या पता लगाने में, मेटल है कि कोई एलिमेंट आपका, कोई सैंपल आपका नॉन मेटल है। तो एक बात बताऊं बच्चों, बहुत यूजफुल हैं दोनों टेस्ट। ध्यान से चेक करिए, यहां पर मेटल और नॉन मेटल पता करने के लिए आपको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी पड़ी। लैब में ले जाकर दोनों सैंपल्स को अगर केमिकल रिएक्शन करते ना, कि मेटल कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है, नॉन मेटल कौन सी प्रॉपर्टी देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेटल का हम ऑक्साइड बनाते हैं लैब में ले जाके। ठीक है, तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है बताइए। मेटल का ऑक्साइड होता है आपका बेसिक इन नेचर, ठीक, और नॉन मेटल का होता है आपका एसिडिक इन नेचर। यानी कि पहले तो ले जाके सैंपल के ऑक्साइड्स बनाओ, 2 ऑक्साइड्स बन के आएंगे। ठीक है ना, ध्यान से चेक करो, मेटल सॉरी सैंपल ए है फिर सैंपल बी है, इनकी ऑक्सीजन से पहले लैब में रिएक्शन कराओगे, फिर यहाँ पर मेटल, फिर यहाँ पर सैंपल ए का ऑक्साइड बनेगा, फिर यहाँ सैंपल बी का ऑक्साइड बनेगा, फिर दोनों ऑक्साइड को बच्चों चेक करिए कि ये एसिडिक हैं कि बेसिक हैं, उसकी अलग रिएक्शन कराई, तो बड़ा 3 यहाँ में। ठीक है ना, तो बहुत लंबा प्रोसेस है वो। तो यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन से बच गए। आप यहाँ पे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी आपने यूज करी, सैंपल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपने मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करते हुए ही बता दिया कि मेटल है कि नॉन मेटल है। क्योंकि मेलेबिलिटी क्या है बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना करानी पड़ेगी। ठीक है ना, उसके बाद ये जो कंडक्टिविटी जो आपने चेक किया कि भाई कौन सा सैंपल कंडक्ट करा, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना करानी पड़ी, तो इस चीज़ से आप बच गए। ठीक है ना, तो आई थिंक अब आप समझ गए हो कि लिखना क्या है। हम आंसर में लिखेंगे यहाँ पार्ट बी में, द अबव टेस्ट आर यूजफुल इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स एज दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये टेस्ट किस पे बेस्ड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। नो केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन दीज टेस्ट। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।